हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए हम हिंदी का गद्यांश और पद्यांश से आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वर्ग एक वर्ग दो के एग्ज़ाम में, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब अभी आपके लेटेस्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 19 में, उसके हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं यहाँ पे पद्यांश के। तो इससे आपको एक ये एनालिसिस हो पाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कैसे आप इन्हें रीड करके कैसे आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एंड इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। 1 to 15 क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, यानी कि एक हम यहाँ पे पद्यांश आपके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक सभी क्वेश्चंस को आप देखिए कैसे आपको आंसर करना है, किस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि अभी करंट के एग्जाम से हमने क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एंड लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आप सभी अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि डेली जो सीरीज आपके लिए अपलोड हो उन सभी सीरीज को आप सभी देख पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने ये पद्यांश है, हम इसे एक बार रीड करेंगे और इसके बाद जो क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पे हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पे पद्यांश में क्या लिखा गया है, यह दंतुरित मुस्कान मृतक में डाल देगी जान, धूलि धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परश पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, और बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो तुम, आँख लूं मैं फेर। तो ये पद्यांश है और अब इस पद्यांश को आप सभी ने रीड किया। अब हम जो क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं उन क्वेश्चंस को एक बार हम देख लेते हैं एंड डिटेल भी हम देखते चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस का आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मिडिल स्कूल टीचर 16 फरवरी 2019 में आपके पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि गात का अर्थ क्या है। यहाँ पे गात का अर्थ क्या है आपके इस पैसेज में, आपके इस पद्यांश में क्या अर्थ यहाँ पे देखने को मिलता है। तो देखिए गात का अर्थ यहाँ पे क्या किससे है आपके, तो गात का अर्थ यहाँ पे है शरीर से। किससे संबंधित है आपका, ये शरीर से संबंधित है आपका गात का अर्थ। गात का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे शरीर से संबंधित है आपका ये। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसके व्याख्या में देखें तो गात का अर्थ क्या होता है, तो गात का अर्थ शरीर या देह को आपके यहाँ पे बताया गया है। गात मतलब स्त्रियों का एक तरह से यौवन काल, या गात अगर हम देखें पूछा जाए कि गात एक कैसा शब्द है, तो गात एक पुल्लिंग शब्द है और ये कैसा एक संस्कृत का शब्द है आपके गात, जो कि आपके अगर हम देखें किसे किसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है आपके शरीर या देह। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि गात का अर्थ क्या है, तो गात का अर्थ है शरीर या देह। देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपके कि कब उस बच्चे से आंख क्यों फेर लेगा। कवि जो है इस कविता में उस बच्चे से कवि ने आंख क्यों फेर लेगा, ऐसा यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो जैसे कि बच्चे की मुस्कान के कारण, बच्चे की बदमाशी के कारण, या ऊबने के कारण, या आंख थकने के कारण। तो यहाँ पे आपने जब इस पद्यांश को रीड किया तो यहाँ पे लिखा गया है कि थक गए हो तुम आंख लूं मैं फेर, थक गए हो तुम आंख लूं मैं फेर। तो यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि इसका जो आंसर यही हो जाएगा कि बच्चे की आंखें थकने के कारण। ठीक है, बच्चे की आंखें थकने के कारण अगर हम देखें तो उस बच्चे से कभी आंख क्यों फेर लेगा, तो कभी उस बच्चे से कहते हैं कि तुम्हें थकान से उबारने के लिए मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं, ताकि तुम भी मुझे एकटक देखने के श्रम से बच सको। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ अनिमेष से तात्पर्य किससे है। जो शब्द आपको मिला है अनिमेष, अनिमेष से तात्पर्य किससे है, एक पलकों को बार बार हिलाना, एक आंखें घुमा लेना, या एकटक देखना, या उपरोक्त सभी। तो अनिमेष से तात्पर्य अगर हम देखें किससे है, अनिमेष से तात्पर्य यहाँ पे है कि एकटक देखने से है। किससे है, एकटक देखने से है। आपके अनिमेष से तात्पर्य किससे है, तो एकटक देखने से है। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि अनिमेष से तात्पर्य एकटक देखना है और प्रस्तुत पद्यांश में जो शिशु है वो कवि को पहचान नहीं पा रहा है, इसीलिए उन्हें एकटक देख रहा है। तो यहाँ पे अनिमेष का अर्थ क्या है, तो एकटक देखने से संबंधित है आपका ये अनिमेष। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बच्चे के मुस्कान बिखेरने से किसमें जान आ जाती है। बच्चे की मुस्कान बिखेरने से किसमें जान आ जाती है आपके, तो अगर आप मैं एक बार आपको यहाँ पे पद्यांश में लेके चलूँ
तो यहाँ पे आप देखते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान और मृतक में भी डाल देगी जान। ठीक है, ये दंतुरित मुस्कान और मृतक में भी डाल देगी जान। तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रश्नों के आंसर जो है आपको यहाँ पे इसी से मिलेंगे। और जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मुर्दों में, तो बच्चों के मुस्कान बिखेरने में किसमें जाना जाती है, तो मुर्दों में। तो प्रस्तुत पद्य में कवि कहता है कि शिशु की मुस्कान इतनी मनमोहक होती है, इतनी आकर्षक होती है कि किसी मृतक में भी जान डाल दे। अतः बच्चे की मुस्कान बिखेरने से मुर्दों में जान आ जाती है, मृतक में भी जान आ जाती है। तो ऐसा आपका यहाँ पे देखें तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसी तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं आपके, और इसीलिए मैं आपको प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप और भी हम गद्यांश एंड पद्यांश के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, आने वाले समय में। तो जैसे नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पर धूलि धूसर कहने से तात्पर्य किससे है। धूलि धूसर कहने से तात्पर्य किससे है। यहाँ पे धूलि धूसर कहने से तात्पर्य है जैसे कि धूल के तेज बहने से, धूल से सना हुआ, धूल उड़ाने से। इससे तात्पर्य है आपके धूल से सने हुए से। किससे तात्पर्य, धूल से सने हुए से। तो यहाँ पर जो धूलि धूसर कहने से तात्पर्य है धूल से सना हुआ, यानी कि कवि कहते हैं कि खेलने के बाद जो शिशु का धूल से सना हुआ जो शरीर है, ऐसे लगता है कि मानो कमल का फूल तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में आकर खिल गए हैं। तो ऐसा यहाँ पे आपके कहा गया है कवि के द्वारा। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है सी। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगला प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जलजात का अर्थ क्या है। जलजात शब्द यहाँ पे मिलता है, जलजात का अर्थ क्या है। यहाँ पे जलजात का अर्थ बताया गया आपके कमल से। जलजात का अर्थ किससे बताया गया है, तो जलजात के अर्थ बताया गया है कमल से बताया गया। देखिए जलजात का अर्थ यहाँ पे कमल से बताया गया है। और ये कैसा शब्द है, अगर आपके ऐसा क्वेश्चन भी आपके बन जाए तो पुल्लिंग शब्द है। जलजात जो है कैसा शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द है। जलजात का अर्थ क्या होता है, तो कमल होता है। ठीक है, कमल होता है। जलजात उसे कहते हैं जो जल में उत्पन्न हुआ हो। ठीक है, अर्थात कमल जो तालाब में ही रहता है। तो जलजात शब्द कैसा है, तो याद रखिएगा एक पुल्लिंग शब्द है आपको। और जलजात का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, तो कमल बताया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि प्रस्तुत पद्य में कवि कैसे बच्चे की बात कर रहा है, यानी कि केवल जिसे अभी एक दो दांत निकले हैं, केवल जिसके दांत टूटे हुए हैं, केवल जो मुस्कुरा नहीं रहा है, या उपरोक्त केवल जो मुस्कुरा नहीं सकता, या उपरोक्त सभी। तो प्रस्तुत पद्य में इस पद्यांश में कवि आप देखेंगे कि शुरुआत में ही जो ये आपके यहाँ पे बात की गई है कि केवल जिसके अभी एक दो दांत निकले हैं, यानी कि ये दंतुरित मुस्कान आपने शुरू में ही आपने रीड किया है इसको। तो देखिए प्रस्तुत पद्य में कवि ऐसे बच्चे की बात कर रहा है जिसके अभी एक दो दांत निकले हैं। तो इस कविता में कवि ने नवजात शिशु के मुस्कान के सौंदर्य के बारे में बताया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक बार हम देख लेते हैं। दोस्तों आप सभी के लिए अनअकैडमी लेके आए हैं। अनअकैडमी स्टोर पे बिग अनाउंसमेंट एंड अलग अलग बैच, कोर्स, टेस्ट सीरीज आप सभी बहुत ही कम कीमतों पर ले सकते हैं। एमपी एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके ज्वाइन स्टोर बैच पे आप सभी चेक कर सकते हैं। और आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लाइक दैट यहाँ पे एमपी टेट की बात की जा रही है, तो आप एमपी टेट पे सेलेक्ट करके आप एनी कैटेगरी, या यहाँ पे देखिए तो MPPSC, MP पटवारी, इन सभी बैच के लिए आप सभी एमपी एग्जाम्स 10 कोड अप्लाई करके 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। केवल 15 फरवरी तक के लिए अभी आपके लिए ऑफर प्रोवाइड हो रहा है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। प्लस क्लासेज एंड प्लस क्लासेज के थ्रू आप सभी टीचर्स की क्लासेस देख पाएंगे। एंड आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंप्लीट आपके कोर्स आप सभी एक्सेस कर पाएंगे। एंड प्रीवियस कोर्स जो कंप्लीट है वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे। तो ये सभी बैचेस आप सभी देख सकते हैं। एंड MP एग्जाम स्टूडेंट कोड अप्लाई कीजिए और आप सभी ज्वाइन कीजिए प्लस क्लासेस। चलिए आगे के क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रस्तुत पद्य का उद्देश्य क्या है। इस पद्यांश का उद्देश्य क्या है यहाँ पे। तो अगर आप इसे यहाँ पे पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि एक बालक के सौंदर्य की बात की गई है। किसकी बात की गई है, बालक के सौंदर्य की बात की गई है आपकी इस पद्यांश में। तो यही आपको यहाँ पे बताया गया कि प्रस्तुत पद्य का उद्देश्य है बाल सौंदर्य, यानी कि कवि ने इस पद्य में शिशु के जो बाल सौंदर्य का वर्णन किया है, उसकी मुस्कान इतनी मनमोहक है, आकर्षक होती है कि किसी भी मृतक में भी जान डाल सकती है। उसके स्पर्श से ही पत्थर हृदय व्यक्ति का दिल भी अगर हम देखें तो पिघल जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे बताया गया
है आपके कवि के द्वारा। एंड अगला यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्य में कमल का फूल कहाँ खिलता है। प्रस्तुत पद्य में कमल का फूल कहाँ खिलता है। तो आप जब पद्यांश को रीड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि झोपड़ी में। कहाँ पे? झोपड़ी में। जैसे अभी आपको यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कमल का फूल तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्य में कमल का फूल कहाँ पे खिलता है? तो झोपड़ी में खिलता है, ऐसा कवि के द्वारा बताया गया है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कमल का फूल तालाब छोड़कर उनकी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। ठीक है, अगला प्रश्न कर लेते हैं कि यह कविता किस रस से परिपूर्ण है। आप किसमें कौन सा रस है इस कविता में? इस कविता में कौन सा रस है आपके? इसमें आपको देखने को मिलेगा वात्सल्य रस। अब वात्सल्य रस अगर हम देखें, वात्सल्य रस कैसे आपको यहाँ पे जानकारी होगी कि इसमें वात्सल्य रस है। देखिए, यह जो होता है, यह कविता जो है आपके वात्सल्य रस से परिपूर्ण है, क्योंकि वात्सल्य में क्या होता है, वात्सल्य के स्थायी भाव जैसे कि होता है वात्सल्यता, और इसमें माता के पुत्र के प्रति प्रेम, बड़ों का बच्चों के प्रति प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, ऐसा अगर भाव आपको स्नेह समझ में आता है तो यहाँ पे आपके होता है वात्सल्य रस। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके यहाँ पे पूछे गए थे आपके। ठीक है, और यहाँ पे अगला प्रश्न जो है आपके कि कवि ने बच्चे की मुस्कुराहट के कारण जो आपके बांस या बबूल के पेड़ से किसे झड़ने का वर्णन किया है। कवि ने बच्चे की मुस्कुराहट के कारण बांस या बबूल के पेड़ से किसके झड़ने का वर्णन किया है? शेफालिका के फूल। किसका किया है? शेफालिका के फूल। जब आप यहाँ पे कविता को आप सभी यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या कहता है कि कवि कहता है कि उनका मन बांस और बबूल की भांति नीरस और ठूंठ हो गया है, परंतु बच्चे की कोमलता के स्पर्श मात्र से भी हृदय भी अगर हम देखें तो शेफालिका के फूलों की भांति झड़ने लगा है। तो यही आपके यहाँ पे आंसर करना था, शेफालिका के फूल। एंड यहाँ पे देखिए अंतिम प्रश्न जो आपके इससे पद्यांश से बना है आपके कि उपयुक्त पद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्न का उत्तर बताइए। तो प्रस्तुत पद्य में कवि किसका बखान करता है? ये पूछा गया कवि किसका बखान करता है, किशोर का, बुजुर्ग का? तो आपके बालक का हो जाएगा। कवि इसमें किसका बखान कर रहा है? तो कवि इसमें बालक का बखान कर रहा है। प्रस्तुत पद्य में कवि बालक का बखान करता है। बालक की मुस्कान ऐसी है जो मुर्दे में भी जान डाल दे, उसका धूल से सना शरीर कमल के फूल के समान लग रहा है, उसके स्पर्श से कवि का हृदय भी शेफालिका के फूल की भांति झड़ने लगा है। तो इस तरह से आपके ये पद्यांश आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपने देखा कि कब आपके पूछा गया मिडिल स्कूल टीचर के एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको और भी सीरीज यानी कि पद्यांश से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको करने का प्रीवियस ईयर, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप सभी जरूर शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल पे आपके प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि और भी ऐसी सीरीज आपको मिल पाए एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।